नेक्स्ट टॉपिक है फिर कूलाम्स लॉ। देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलाम, उन्होंने ये बताया कि जब भी हम दो चार्जेस को पास लेके आते हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जैसे अगर लाइक चार्जेस को पास लाओगे तो वो रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस को पास लाओगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वो जो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं चार्जेस एक दूसरे को, कितने फोर्स से रिपेल करेंगे या कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक लॉ बताया था जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम्स लॉ बोलते हैं। कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मान लो आपके पास कोई भी दो इलेक्ट्रिक चार्ज है, सपोज करो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है सपोज करो Q2, जिनको हमने r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो आपके पास में दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, कितनी दूरी पे रखा हुआ है इनको, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, पहली बात तो ये कि वो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। अगर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, लेकिन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, इसी के अलोंग ये फोर्स आएगा। ये नहीं होगा कि इस पे इधर फोर्स लग रहा है, उस पे इधर लग रहा है या इधर लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग फोर्स लगता है, पहली बात। और ये जो फोर्स लगेगा ये इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको बोलते हैं कूलाम्स लॉ। ठीक है, अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक साथ लिखोगे, क्योंकि फोर्स इसके भी प्रोपोर्शनल है, इसके भी प्रोपोर्शनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दो। आप लिख सकते हो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट लिया जाता है। ठीक है, उसको स्मॉल k से मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ उस कांस्टेंट को, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K है इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या बोला जाएगा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाएगा। इसका भी एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फॉर्मूला है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, अगर मैं फ्री स्पेस या एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं फॉर एयर और वैक्यूम, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या चीज है भाई, ये जो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखा हुआ ना, एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब देखो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे एक चार्ज है उसके पास में दूसरा चार्ज लेके आते हो, तो आप देखते हो कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर दूर से ही फोर्स लगा रहा है। क्यों, क्योंकि हर एक चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जहां पे वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जब एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे तक पहुंचेगा तो बीच में अगर कोई मीडियम है तो वो मीडियम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अपोज करेगा, कितना रोकेगा उसको, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी होती है, वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो फ्री स्पेस के लिए आपको याद रखनी है ये वैल्यू, है ना, ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी अलग अलग जो मीडियम होते हैं ना, जैसे मान लो मेटल्स हो गई या कोई और मीडियम हो गया, तो सबके लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। फिर उसको एप्सिलॉन के सिंबल से डिनोट करेंगे, ऐसे एक सिंबल बना के उसको डिनोट करेंगे।
तो अपसाइलन का सिंबल क्या होता है, किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को बताने के लिए होता है। और जो अपसाइलन नोट का सिंबल है ये किसके लिए है, ये फ्री स्पेस यानी कि एयर या वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को बताने के लिए। अगर कोई मीडियम नहीं दे रखा तो फिर ये वाली वैल्यू लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जब भी आपको दो चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना हो तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। न्यूमेरिकल्स में ये वाला फॉर्मूला अपने काम आने वाला है, इसको अच्छे से याद कर लेना। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट करोगे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। आया समझ में, देख लो इसमें कोई डाउट है तो, सिंपल है एकदम। फिर इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, क्योंकि फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है वो भी हम सीखेंगे। एक बार इसको देख लो। नहीं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये अलग अलग चीजें हैं। देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसका सिंबल है स्मॉल के, ये स्मॉल के होता है मतलब, है ना। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका सिंबल होता है कैपिटल के। तो वो बुक्स में प्रिंट होता है तब तो अलग से दिख जाएगा, बोर्ड पे तो मैं अगर के लिखूंगा तो वो एक जैसा ही दिखेगा आपको। बाकी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जैसे फ्री स्पेस के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं आपको आगे बताऊंगा, वैसे उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल के इक्वल टू अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। दोनों के लिए कई बार क्या होता है सिंबल सेम सा ही दिखेगा आपको, लेकिन ये होता है स्मॉल के, स्मॉल के होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के लिए, और कैपिटल के यानी बड़े वाला के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बताने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट। अभी ये कैसा है ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, आगे आएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे इसका वेक्टर फॉर्म और देख लेते हैं कि भी इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे फॉर्मूले को, वो और देखते हैं। जैसे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं। ये देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से इन पे फोर्स लग रहा होगा और उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। पहले तो हम ये बताएंगे कि ये चार्ज रखे हुए कहां पे, तो या तो इनके कोऑर्डिनेट आपको बता दो कि भाई ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है जिस पॉइंट पे ये चार्ज रखा हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, जेड कोऑर्डिनेट ये है। एक तरीका तो ये है, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हो, या फिर आप इनका पोजीशन वेक्टर भी बता सकते हो। पोजीशन वेक्टर मतलब किसी भी पार्टिकल की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताने वाला वेक्टर। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है ऐसे, और तीनों जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। बेसिक चीज है ये तो एकदम। अब देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस आउटवर्ड डायरेक्शन में, बोर्ड पे ऐसे दिखाते हैं उसको, और दोनों तीनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट होगा ओरिजिन। अब ये जो पहला पॉइंट है, ये वाला जो पहला पॉइंट है जहां पे फर्स्ट चार्ज रखा हुआ है, ये इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितनी दूरी पे है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी, है ना, ये डिस्टेंस हम r1 बोल देते हैं। और किस डायरेक्शन में ये पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस से सपोज करो किसी थीटा एंगल पे ये पॉइंट है, तो आप एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे ऐसा एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, ठीक है। इस तरीके से एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे और उस वेक्टर को हम बोलेंगे r1 वेक्टर, और इसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन बताने वाला वेक्टर है कि ये इतने एंगल पे है और इतनी डिस्टेंस पे पॉइंट है। ऐसे ही अगर मुझे सेकंड जो चार्ज है इसकी लोकेशन बतानी हो, इसकी पोजीशन बतानी हो, तो इसके लिए भी हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे, ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी पता कर लेंगे, वो दूरी मान लो r2 है, और ये कितने एंगल पे होगा, मतलब वो जो ये वाला जो पॉइंट है जब आप इसको ओरिजिन से मिलाओगे तो ये कितने एंगल पे होगा, वो एंगल देख लेंगे, उस एंगल के ऊपर हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसे, है ना, इस तरीके से। तो इसको बोल देंगे पोजीशन वेक्टर r2। देखो सिंपल है, जिस भी पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना होता है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, बस उसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो r1 एंड r2 ये दोनों क्या है यहाँ पे, ये हैं r पोजीशन वेक्टर्स। कौन से वेक्टर बोलो, पोजीशन वेक्टर्स है, क्योंकि ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन बता रहे हैं जहां पे ये चार्जेस रखे हुए हैं। पहला चार्ज मान लो Q1 है, दूसरा चार्ज मान लो Q2 है, तो दोनों के लिए आपको पोजीशन वेक्टर पता चल गए।
ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब एक चीज बताओ, अगर मुझे पहले चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसका नाम क्या रखना चाहिए हमको? तो फोर्स किस पे लग रहा है? पहले चार्ज पे लग रहा है। कौन सा चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? दूसरा चार्ज, तो इसका नाम रखेंगे F12। पहले चार्ज पे फोर्स लगा, किसकी वजह से लगा? दूसरे चार्ज की वजह से, तो नाम क्या रख दिया? F12। इसी तरीके से बताओ, सेकंड चार्ज पे अगर फोर्स लग रहा है पहले की वजह से, तो उसका नाम क्या रखेंगे? F21, क्योंकि 2 पे लग रहा है 1 की वजह से, तो ये इनका नाम हो गया। नाम इसलिए रखा है ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा फोर्स कौन से वाले चार्ज पे लग रहा है। 1 पे लगेगा 2 की वजह से, तो नाम क्या रखा? F12। और अगर 2 पे लगेगा 1 की वजह से, तो नाम क्या रखा? F21। इस तरीके से नाम रख दिया इनका। अब इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, जब भी आप कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कैलकुलेट करते हो तो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, तो डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं Q1 चार्ज से Q2 चार्ज की तरफ चलते हुए, जैसे Q1 से Q2 की तरफ चलते हुए अगर मैं इस डिस्टेंस को मेजर करूं, Q1 से Q2 की डायरेक्शन में चलना है, तो Q1 से Q2 की डायरेक्शन में चलते हुए अगर आप इस डिस्टेंस को मेजर करते हो तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21। R21 का मतलब है आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, ठीक है। R21 वेक्टर का मतलब क्या है? 1 से 2 की तरफ जा रहे हो। और अगर आप सेकेंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ चलते हुए इस डिस्टेंस को अगर मेजर करते हो तो इसका नाम क्या रखेंगे? R12। अब ये तो मैंने नाम रख दिया इनका। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इधर से इधर जाओगे तो R21 वेक्टर इधर होगा, और अगर आप इधर से इधर जाओगे तो R12 वेक्टर इधर होगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? तो देखो, इनका फॉर्मूला होता है, जैसे अगर इनको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, वैसे मैं लिख देता हूं इधर, जैसे R21 वेक्टर, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये जो R12 ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। R21 एंड R12 ये क्या है? R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। कौन से वेक्टर है ये बोलो? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी बताने के लिए हम क्या करेंगे? इन वेक्टर्स को यूज करेंगे। क्या बोलते हैं इनको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी बता रहे हैं, है ना। कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो जब भी आपको जैसे R21 वेक्टर कैलकुलेट करना है तो ये किधर है? 1 से 2 की तरफ है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अगर आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हो तो फाइनल पॉइंट कौन होगा? 2। तो आप लिखोगे R2 माइनस R1। और अगर R12 वेक्टर लिख रहे हो आप, R12 वेक्टर का मतलब क्या है? आप किधर से किधर जा रहे हो? 2 से 1 की तरफ जा रहे हो। R12 का मतलब है 1 की तरफ जा रहे हो आप। R21 का मतलब है 2 की तरफ जा रहे हो, है ना। तो R12 में क्या हुआ? फाइनल पॉइंट हुआ 1 और इनिशियल पॉइंट हुआ 2। तो R12 वेक्टर को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि R1 माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब R2, ये लिखना पड़ेगा आपको। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना हो तो हमेशा इसका फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। जहां से जहां पे जा रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग इसको लिखा जाता है। अब जैसे देखो, अगर मुझे लिखना है F, वो वाला फोर्स लिख रहा हूं F12 वेक्टर इक्वल टू, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? जैसे इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस को तो आपने दो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लोगे इसमें? तो आप याद रखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको लेना होता है, क्योंकि उसी की हेल्प से हम बाद में डायरेक्शन बताएंगे। तो इस डायरेक्शन में कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? R12। तो मैंने लिखा R12 स्क्वायर। अब डायरेक्शन कैसे आएगी? तो मैं एक काम करूंगा, ये जो R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर लेके इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? R12 वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, ठीक है। यूनिट वेक्टर जानते हो क्या? यूनिट वेक्टर मतलब
किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। जैसे R12 केप, इसका मतलब है R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और इसको कैसे लिखोगे, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12, ऐसे लिखा जाएगा इसको। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ऐसे अगर मुझे दूसरा वाला जो वेक्टर है जैसे R21, इसका अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, R21 केप, केप का सिंबल यूनिट वेक्टर को बताने के लिए होता है, R21 केप होगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। इस तरीके से इसको लिखना होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में, बिल्कुल इजी है। अच्छा, अब बताओ कि अगर F12 को आपने ऐसे लिखा है तो F21 को कैसे लिखोगे, F21 वेक्टर क्या लिखोगे बताओ, F21 वेक्टर को क्या लिखना है बोलो, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या करूं R। अब F21 वेक्टर देखो, F21 वेक्टर मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है, दोनों में से कौन सा है, R21। जिस डायरेक्शन में फोर्स है ना उस डायरेक्शन वाला आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चूज करना होता है। तो मैंने लिखा R21 स्क्वायर, और फिर डायरेक्शन बताने के लिए इसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, डायरेक्शन आ जाएगी। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, लेकिन अगर आप किसी भी चीज को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन बन जाएगी। जैसे ये फोर्स है, अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा लेकिन डायरेक्शन नहीं आई, तो आपने क्या किया, R12 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में R12 वेक्टर है उसी डायरेक्शन में फोर्स है। तो फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए आपने क्या किया, R12 वेक्टर के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल एकदम। तो इससे अपने पास क्या आ गया, डायरेक्शन आ गई। तो इस तरीके से आपको करना होता है। आया है समझ में, आसान है एकदम। तो वेक्टर फॉर्म में भी कई बार पूछ लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखो, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और जब भी आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको वेक्टर फॉर्म में उसको लिखना पड़ता है, तो इसलिए इसको लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसमें आपको कोई वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल ही ऐसा आ गया जिसमें आपको पोजीशन वेक्टर वगैरह दे रखे हैं पॉइंट्स के, कि एक चार्ज इस पॉइंट पे रखा है, एक चार्ज इस वाले पॉइंट पे रखा है, उनके पोजीशन वेक्टर ये है, तो बताओ उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, तब आपको इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी नॉर्मल जो क्वेश्चंस करने हो ना, दो चार्ज बता दी, दूरी बता दी, तो उनके लिए तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। आया समझ में, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल चार्जेस दे रखे हैं, मतलब बहुत सारे चार्जेस दे रखे हैं और किसी एक चार्ज के ऊपर बाकी के चार्जेस की वजह से फोर्स कैलकुलेट करके बताना है, तो आपको वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि सबसे पहले जिस चार्ज पे आपको बाकी के चार्जेस की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है, उस चार्ज के ऊपर पहले अलग अलग चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर लो और उसके बाद में उन सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन कर लो, तो आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ज मान लो Q1 है, ये वाला चार्ज Q2 है, ये वाला चार्ज Q3 है, ये वाला चार्ज Qn है, n चार्जेस है मान लो सिस्टम में। तो ये इस तरीके से Q1 Q2 Q3 Qn चार्जेस हमको दिखा रखे हैं। हमें Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है इन बाकी के चार्जेस की वजह से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन चार्जेस की वजह से अलग अलग इस Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। भाई कोई भी दो चार्ज है उनके बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला तो हमको पता ही होता है, क्या होता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो हम लगा ही सकते हैं ना हमेशा। जैसे आपको Q1 और Q2 इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है, तो पहले तो ये डिस्टेंस देख लो कितनी है, मान लो ये डिस्टेंस है R12। इसी तरीके से 1 और 3 चार्ज के बीच की डिस्टेंस है मान लो R13, है ना। और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं R1n लिख देता हूं। ठीक है, इस तरीके से इनको लिख दिया अपन ने। डायरेक्शन क्या होगी, जैसे R12 की डायरेक्शन किधर होगी, तो ये होगी 2 से 1 की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, R13 की डायरेक्शन क्या होगी, तो चार्ज Q3 से Q1 की तरफ,
और R1N R1N की डायरेक्शन किधर होगी, R1N की डायरेक्शन होगी Q1 से Q1 की तरफ। इस तरीके से आप इनको दिखा सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अलग अलग चार्जेस की वजह से इस Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है। जैसे Q2 चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो उसको मैं लिख देता हूं F12, क्योंकि 1 पे लग रहा है 2 की वजह से, तो क्या नाम होगा इसका, F12। फॉर्मूला बताओ क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और साथ में R12 K। ये मैं आपको वेक्टर फॉर्म में लिख के बता रहा हूं, बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह में तो आपको सिंपल फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, ठीक है। बाकी ये लिखने का तरीका है कि इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे F12 हमने कैलकुलेट किया, Q2 चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगेगा, F12 की डायरेक्शन किधर होगी, R12 वेक्टर के अलोंग होगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, Q3 की वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। ये वाला जो फोर्स है इसका नाम क्या रखें, F13, क्योंकि 1 पे लग रहा है 3 की वजह से। F13 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, या उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 स्क्वायर, और R13 वेक्टर के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, तो इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से आपको Q1 और Q1 Qn और Q1 इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है, तो उस फोर्स का नाम होगा F1n। और उसके बाद में क्या करना है, देखो K Q1 Qn डिवाइडेड बाई R1n स्क्वायर, और उसके बाद में R1n वेक्टर के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डायरेक्शन के साथ में आ जाएगा। तो ये अलग अलग फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, अच्छा ये वाला जो चार्ज है ये भी इसको रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगेगा, तो F1n की डायरेक्शन इधर होगी। तो अब आपको इन सारे फोर्सेस को वेक्टर एडिशन से ऐड करना है। देखो जब भी आपको वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना है तो उसके लिए हम वेक्टर एडिशन मेथड यूज करते हैं। वेक्टर एडिशन के जो फॉर्मूले हैं वो आपको यूज करने होते हैं। तो आपको अगर इस फर्स्ट चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स बताना है तो आप इन सारे फोर्सेस को क्या करोगे, वेक्टर एडिशन से ऐड करोगे। F12 F13 इन सबको आपको वेक्टर एडिशन करके ऐड करना है, ठीक है। वेक्टर एडिशन के जो रूल है ना, जैसे कोई भी दो फोर्स है उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा अंडर रूट, है ना। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो कोई भी दो वेक्टर हैं, जैसे मान लो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और आपको इनके बीच का एंगल थीटा दे रखा है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए जो रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले होते हैं ना वो आपको इन क्वेश्चंस में यूज करने होते हैं। फिर जैसे इनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो इस टाइप से आपको वेक्टर एडिशन करके इन सारे फोर्सेस का टोटल करना है। सीधा ही ऐड मत कर देना कि सीधा ही ऐड कर दिया F, इनको सीधा ऐड नहीं करना है। देखो इन सब के ऊपर वेक्टर सिंबल लगा के मैंने लिखा है, इसका मतलब आपको वेक्टर एडिशन करके इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम करके देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q1 एंड मास m is revolving around a fixed negative charge minus Q2 in a circular path of radius r. Find the time period of revolution. आपको revolution का टाइम पीरियड बताना है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, एक बार इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कि एक चार्ज Q1 है और वो माइनस Q2 चार्ज के अराउंड सर्कल पे घूम रहा है। ये माइनस Q2 चार्ज है ना, और इसके चारों तरफ एक दूसरा चार्ज है जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है कुछ इस तरीके से, और उस पे चार्ज कितना है Q1, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, इस तरीके से घूम रहा है और r रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है। ये वाली सिचुएशन आपको दे रखी है, और इसकी स्पीड मान लेते हैं v स्पीड से घूम रहा है इस तरीके से। अब जब ये जो Q1 चार्ज है, जब ये Q2 चार्ज के अराउंड घूम रहा होगा तो एक सर्कल पे घूम रहा है, और सर्कुलर पाथ पे अगर कोई भी चीज घूमती है, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसके लिए एक जरूरी कंडीशन होती है। बताओ क्या कंडीशन होती है? अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो उसके लिए जरूरी कंडीशन ये होती है कि उस पार्टिकल के ऊपर उस सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं उसको? सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। वो लगना चाहिए, अगर वो लगता है तभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाएगा। क्या यहाँ पे ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज Q1 के ऊपर, क्या इस Q2 की वजह से कोई फोर्स लग रहा होगा?
तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, कितना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है, इसलिए माइनस का सिंबल यहाँ पे नहीं लगाया है, ये माइनस Q2 नहीं लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा, कितना मतलब उसका मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ, ठीक है। ये तो हमें देख के पता चल रहा है ना कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इनके बीच में, तो वो कितना लगेगा वो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। अब फोर्स तो आ गया अपने पास, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है, पार्टिकल पे सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। और वो जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो यहाँ पे चार्ज को कहां से मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रहा है, इसलिए ये घूम पा रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बोल देता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स है, वही यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा mv स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। तो ये एक आर आप दोनों साइड में कैंसिल कर दोगे तो बताओ v इक्वल टू क्या गया, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी से आप निकाल सकते हो, के Q1 Q2 अपॉन एम आर आ गया। तो ये स्पीड आ गई कि इतनी स्पीड से चार्ज पार्टिकल घूम पा रहा है, सर्कुलर पाथ पे इतनी स्पीड से घूम रहा है ये। हमें तो पूछा है कि टाइम पीरियड बताओ इसका, वेलोसिटी पूछता कि कितनी स्पीड से या कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये वाला फॉर्मूला हम बता देते हैं उसके लिए, लेकिन हमें तो पूछा है कि इसको टाइम कितना लगेगा, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, टाइम पीरियड, टी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो टाइम पीरियड बोलते हैं। अब टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, तो एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सोच के बताओ, बोलो भाई, एक चक्कर में कितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर है ना, सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर, और स्पीड कितनी होगी v, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड को ही हम टाइम बोलते हैं। भाई स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी तो लिख सकते हैं। अब देखो v की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, वो पुट कर दो इसमें, तो t क्या आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन के Q1 Q2 अपॉन एम आर, अपॉन में जो है वो ऊपर चला जाएगा एम आर। अच्छा यहाँ पे अंडर रूट में आएगा, ये देखो मैंने एक मिस्टेक कर दी क्योंकि ये v स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, अंडर रूट में लाना पड़ेगा इसको, v की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ के Q1 Q2 अपॉन एम आर, तो ये अंडर रूट में आएगा, ये ऊपर भी और नीचे भी इस तरीके से। अब ये जो r है ना, इस r को आप अंडर रूट के अंदर लेके आ सकते हो, उसके लिए आपको r स्क्वायर करके इसको लाना पड़ेगा, तो ये आएगा 2 पाई और अंडर रूट में क्या आएगा m, r स्क्वायर अंदर आएगा तो r क्यूब बन गया ये, डिवाइडेड बाई के Q1 Q2, ये अपना आंसर होगा। समझ में आया क्या, यहाँ पे अंडर रूट क्यों लगाया वो समझ में आ गया क्या, क्योंकि v स्क्वायर आएगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो फिर हमें v चाहिए, तो v के लिए अंडर रूट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको करना है। और आप चाहो तो k की वैल्यू भी आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो थोड़ा और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब डिवाइडेड बाई Q1 Q2, ये अपना आंसर होगा। तो ये फाइनल आंसर है ना, इस रिवॉल्विंग चार्ज के लिए जो टाइम पीरियड होगा ना वो इतना होगा, ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ठीक है। चलें आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 point charges each of charge q are placed at 5 vertices of a regular hexagon of side L. Find the resultant force on a charge minus q placed at the center of the hexagon. देखो सेंटर पे हमने एक माइनस q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, उसके ऊपर इन कॉर्नर्स पे एक हेक्सागन है, उसके कॉर्नर्स पे जो चार्ज रखे हुए हैं उनकी वजह से आपको जो फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। जो हेक्सागन है उसके जो 6 कॉर्नर्स हैं उनमें से सिर्फ 5 कॉर्नर्स पे ये चार्जेस रखे हुए हैं, एक कॉर्नर पे कोई भी चार्ज नहीं है, और एक चार्ज कहां पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। हमें इस सेंटर वाले चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो आपको सिंपल से एक काम करना है, पहले तो ये देखना है कि ये जो हेक्सागन है, देखो इसकी साइड L बता रखी है, तो ये वाली साइड L है, ये भी L होगी, ये भी L होगी, हर एक साइड हेक्सागन में क्या होती है, बराबर होती है। और
क्योंकि हेक्सागन में ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे ये वाला एंगल 60 डिग्री होता है, ये भी 60, ये भी 60, तो इसमें तीनों साइड्स बराबर होंगी। मतलब ये अगर L है तो ये वाली साइड भी L होगी, ये भी L होगी, ये वाली साइड भी L होगी, ये भी L, इसी तरीके से L और L। ये हर एक जो सेंटर से हर एक कॉर्नर की डिस्टेंस है ये भी L के बराबर ही होती है हेक्सागन के अंदर। अब एक चीज बताओ कि जैसे ये वाला चार्ज है, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इधर लगेगा फोर्स। और जस्ट इसके अपोजिट कॉर्नर पे जो चार्ज है उसको देखो, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है ना, और ये भी क्या करेगा, ये इस नेगेटिव चार्ज को जो सेंटर पे रखा हुआ है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो ये इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स बराबर होंगे। कैसे, देखो ये क्या है Q, ये है माइनस Q, और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में L, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, लिख देता हूं इधर, F इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। माइनस का सिंबल सिर्फ नेचर को बता रहा है, अगर सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप के क्यू इंटू क्यू, सिंबल नहीं लगाना है, फिर के क्यू इंटू क्यू अपॉन L स्क्वायर लिखोगे तो ये आ गया फोर्स। और इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो भी आप कैलकुलेट करोगे तो सेम ही आएगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन L स्क्वायर, है ना। अब क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आपस में ये कैंसिल। इसी तरीके से ये वाला चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रखे हुए चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और फोर्स लगेगा इसके ऊपर F। और इसी तरीके से इसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे जो चार्ज है ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स इधर लगेगा और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस वाले फोर्स के बराबर ही आएगा। जैसे जितना ये वाला फोर्स होगा इन दोनों चार्ज के बीच में उतना ही ये वाला फोर्स होगा इन दोनों चार्ज के बीच में, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये भी आपस में कैंसिल। तो बचा क्या, तो बचा सिर्फ इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, है ना, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाला जो फोर्स लगेगा F, यही अपना आंसर होगा। बाकी ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ ये बचा। तो नेट फोर्स कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो नेट फोर्स, क्योंकि बाकी सारे फोर्स कैंसिल हो चुके हैं, बस ये एक बचा है, और Q इंटू क्यू को आप के क्यू स्क्वायर लिख सकते हो, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया। ये नेट फोर्स लगेगा सेंटर पे रखे हुए नेगेटिव चार्ज के ऊपर। आया समझ में, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स A एंड B हैव चार्ज -q and 3q respectively. They are brought in contact and then separated by a distance of d apart. Find the nature of the Coulomb force between them. तो उनके बीच में जो Coulomb force लगेगा उसका आपको नेचर बताना है कि अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्शन फोर्स होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो दो बॉल यहां पे दिखा रखी है, दोनों बॉल्स के ऊपर अपोजिट टाइप का चार्ज है, तो पहले इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा बताओ। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, पहले अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, पहले इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसने बोला कि हम इन दोनों बॉल्स को आपस में कांटेक्ट में लेके आएंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेके आएंगे। इस तरीके से ए और बी को कांटेक्ट में लाए, तो एक पे नेगेटिव चार्ज है एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो टोटल चार्ज कितना बचा, फिर -q में +3q ऐड करो तो ये आएगा 2q, है ना। तो 2q चार्ज इन दोनों बॉल्स के ऊपर आएगा। अब क्योंकि दोनों बॉल्स आइडेंटिकल है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, देखो 2 आइडेंटिकल बॉल्स मतलब दोनों बॉल्स एक जैसी है। अगर एक जैसी है तो जो चार्ज बचा है 2q चार्ज वो दोनों पे हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा इक्वली। इस पे q चला गया, इस पे q चला गया। अब इन दोनों को वापस सेपरेट कर दिया d डिस्टेंस पे, ये a है ये इधर b है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है बोलो, d, ठीक है। और चार्ज कितना है, q एंड q। तो बताओ अब इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा और कितना लगेगा, कितना लगेगा, तो हम बता सकते हैं F इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। पॉइंट चार्ज मान लेते हैं इनको कि ये एक पॉइंट चार्ज है और ये एक दूसरा पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस d है, तो फोर्स इतना लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा, तो ये दोनों सेम टाइप के चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन
फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा बोलो? रिपल्शन फोर्स लगेगा। ये अपना आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो 2 बार आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। हो गया, चलें आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 point charges q minus 4q and 2q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC। यहाँ पे एक ABC ट्राइंगल दिखा रखा है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑफ साइड L। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज Q। तो ये जो चार्ज Q है इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स आपको कैलकुलेट करके बताना है इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। पहले इस Q चार्ज के ऊपर बारी बारी इन दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उस फोर्स का वेक्टर एडिशन कर लेंगे। तो ये आपको मेथड यूज करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो कितना है Q, यहाँ पे जो चार्ज रखा हो कितना है -4Q, और यहाँ पे जो चार्ज रखा हो कितना है 2Q। ऐसे चार्ज आपको दिखा रखे हैं। पहले हम इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो इस Q चार्ज को ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स इसकी तरफ लगेगा। नाम क्या होगा इसका? F। जैसे ये A पे लग रहा है B की वजह से, A पॉइंट पे जो चार्ज है ना उस पे लग रहा है B की वजह से, तो FAB बोल देते हैं इसको। ठीक है, कितना होगा FAB? कैलकुलेट कर लो, ये होगा KQ इंटू 4Q। देखो यहाँ पे मैं नेगेटिव सिंबल नहीं ले रहा हूं क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एक साइड L होगी यहाँ पे, है ना, हर एक साइड क्या है L के बराबर है, तो L स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ये आ गया। इसी तरीके से आपको ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना है। ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगेगा, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ऐसा आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नाम क्या होगा इसका? FAC, क्योंकि A पे लग रहा है C की वजह से, तो FAC कितना होगा? तो फॉर्मूला बताओ क्या लगाऊं? KQ इंटू 2Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। आ गया। एक चीज और यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, देखो ये कितना है KQ इंटू 4Q अपॉन L स्क्वायर, ये है KQ इंटू 2Q अपॉन L स्क्वायर। तो ये वाला जो फोर्स है ना ये इससे डबल है, 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसका मतलब FAB क्या है? ये 2 टाइम्स है FAC का। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये फोर्सेस के बीच में एक रिलेशन भी हमको समझ में आ गया। हमें तो ये बताना है कि इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो उसके लिए तो आपको इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल देखना पड़ेगा। कितना होगा एंगल? देख के बताओ, बताओ कितना होगा। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसने खुद ने बताया है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स क्या होते हैं? 60 60 60। हमें तो ये बाहर वाला एंगल चाहिए, तो ये पूरा एंगल होता है 180। 180 में से 60 माइनस करोगे तो ये आएगा 120 डिग्री। आया समझ में? तो 120 लेके आपको सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दोनों फोर्स पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो नेट फोर्स के लिए हमें क्या करना है? वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? FAB स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर प्लस 2FAB इंटू FAC इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 जानते हो आप, -1/2 होता है। कॉस 120 कितना? -1/2। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। देखो FAB की जो वैल्यू है ना वो 2 टाइम्स है FAC से, तो जहां पे FAB लिखा है ना उसको मैं 2 टाइम्स ऑफ FAC लिख रहा हूं थोड़ा सिंपल करने के लिए। इसको अगर आप 2 टाइम्स ऑफ FAC लिखोगे तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आएगा 4FAC स्क्वायर। यहां पे आएगा FAC स्क्वायर। इसको आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ FAC, तो 2 इंटू 2 4 बन गया। FAC और FAC ये बन गया FAC का होल स्क्वायर। cos 120 कितना होता है? माइनस का 1/2। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये 2 से 4 कैंसिल करोगे तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस का, तो माइनस का 2 FAC स्क्वायर, और ये कितना है 4 और ये 5, यानी 5AC स्क्वायर पॉजिटिव, और माइनस का 2 FAC स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में आएगा 3FAC स्क्वायर, ये आया। अब 3 को तो आप अलग कर लो √3 करके, और FAC स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक साथ है तो ये अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, FAC आएगा अपने पास। और FAC की वैल्यू तो हमको पता ही है, ये रही देखो। तो नेट फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे? √3 इंटू ये आ जाएगा, ये लिख दो, देखो 2 आगे लिख देता हूँ ये वाला, और ये आएगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसको लिख सकते हो ना
2k(q²/L² लिख सकते हो। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलें आगे। लो जी, अगला क्वेश्चन देखो। ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस q, show that the system of three charges will be in equilibrium if small q equal to minus q/4। अब ये क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। ये बोल रहा है a charge small q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q। मतलब दो इक्वल चार्ज है अपने पास में कैपिटल Q नाम के, है ना, सेम टाइप के चार्ज है कैपिटल Q और कैपिटल Q, उनके बीच में एकदम सेंटर पॉइंट पे हमने एक स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। ये बोल रहा है कि ये जो सिस्टम है ये तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा जब स्मॉल q कितना हो, माइनस q/4 हो। ये आपको प्रूव करना है एक तरह से। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे? सिस्टम में ये तीनों चार्ज आ गए, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स 0 आना चाहिए, टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। पहले तो सेंटर वाले चार्ज को चेक करो। देखो सेंटर का मतलब है कि इस चार्ज से और इस चार्ज से इसकी दूरी बराबर है। इसको मैं अगर x मान लूं तो ये वाली दूरी भी क्या होगी, x होगी, है ना। सेंटर से हर एक चार्ज की दूरी बराबर है। ठीक है, अब ये वाला चार्ज जितना फोर्स इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज भी लगाएगा, क्योंकि इसका और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी बराबर है। अब ये वाला चार्ज सपोज करो इसको इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स 0 आ गया। तो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना। अगर हमें पूरे सिस्टम के लिए चेक करना है तो सेंटर के लिए तो चेक हो गया, सेंटर पे रखा हुआ चार्ज हमेशा इक्विलिब्रियम में आएगा, क्योंकि जितना फोर्स ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर लगाएगा। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन हमें पूरे सिस्टम को चेक करना है तो इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। अब इन दोनों के लिए चेक करते हैं। इसके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, तो ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होगा। लिख भी देता हूं, हियर चार्ज Q is या will be always in equilibrium। ठीक है, तो हमें इन दोनों को चेक करना है। अब जैसे इस वाले चार्ज को चेक करता हूं, फॉर चार्ज कैपिटल Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, ये वाला चार्ज कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब इस पर नेट फोर्स क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, आया समझ में। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देख लेते हैं। तो इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। जैसे ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो फॉर्मूला होगा के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, प्लस ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा कितना, तो फॉर्मूला होगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, x प्लस एक्स यानी कि 2x, तो 2x का स्क्वायर आएगा इक्वल टू 0 कर देंगे। आया समझ में, इसको इधर ले आओ इक्वल के, तो ये आएगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू क्यू अपॉन 4x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर है ना, तो 4x स्क्वायर आ गया। k और q ये कैंसिल, x स्क्वायर भी कैंसिल, ये 4 इधर चला जाएगा, या इसको ऐसा कर लो कि स्मॉल q को इधर ही रखो, बस इधर इसको सॉल्व कर दो, इधर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। ये q इक्वल आएगा माइनस q/4 के, और यही हमें प्रूव करना था लास्ट में कि ये जो सिस्टम है ये तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा जब स्मॉल q कितना हो, माइनस q/4 के बराबर हो। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि ये वाला जो चार्ज है इसके लिए भी सेम कंडीशन ही आएगी, ये वाली कंडीशन ही आएगी। कैसे, क्योंकि इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन 2x का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू 0 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब ओवरऑल कंडीशन क्या निकली सिस्टम के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, कंडीशन आई कि स्मॉल q कितना होना चाहिए, माइनस q/4 के बराबर होना चाहिए, तभी ये सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। आया समझ में, क्लियर एकदम, नोट कर लो इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e यूनिट्स
are separated by a distance a, where should the third point charge be placed for it to be in equilibrium? एक तीसरा चार्ज हमको इनके बीच में रखना है, वो कहां पे रखा जाए ताकि वो जो तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। ये दोनों तो फिक्स चार्ज है, क्वेश्चन में बोला गया है देखो, तो +4e और +e है ना, ये तो क्या है, फिक्स चार्ज है, अपनी जगह पे फिक्स है। इनको ज्वाइन करने वाले लाइन के ऊपर बीच में कहीं पे हमको एक तीसरा चार्ज रखना है, तो उसको कहां पे रखें ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। ठीक है, तो कहां पे रखना चाहिए उसको? एकदम बीचों बीच रख सकते हैं क्या? सोच के बताओ, एकदम बीचों बीच रख सकते हैं क्या? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा वो। देखो अगर एकदम बीचों बीच रखा ना, तो ये वाला चार्ज बड़ा है, ये छोटा है, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, उसको ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, और ये वाला चार्ज अगर मान लो यहां पे रखा चार्ज को हमने, तीसरे चार्ज को, तो ये वाला चार्ज उसको ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा और ये कम फोर्स से रिपेल कर पाएगा, तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं आएगा, एक दूसरे से कैंसिल तो होंगे फोर्स। जैसे ये वाला फोर्स इधर लगेगा और इसका फोर्स इधर लगेगा, तो आपस में कैंसिल तो होंगे, लेकिन ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और इस वाला फोर्स कम होगा, तो ये नेट फोर्स जीरो तो नहीं आएगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ सकती। तो बीच में तो नहीं रखेंगे, थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, सेंटर से इधर उधर रखना पड़ेगा। कहां पे रखेंगे, तो कहां पे रखना चाहिए आप सोच के बताओ, तीसरे चार्ज को कहां पे रखना चाहिए? देखो बड़े चार्ज के अगर पास रख दिया तो ये और ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो इससे तो दूर करना पड़ेगा, तो इससे दूर करेंगे तो मान लो यहां पे रखा, बड़े चार्ज से किसी x दूरी पे, तो बड़े चार्ज से पॉइंट दूर होना चाहिए और छोटे चार्ज के पास होना चाहिए जहां पे तीसरे चार्ज को रखना है। ठीक है, ये ऐसे आपको इमेजिन करना है चीजों को। अब देखो ये वाला जो चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स लगा F1, और ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स लगा F2, ऐसे फोर्स लगा ये। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। इसका मतलब फॉर चार्ज स्मॉल q टू बी इन इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई? इस पर नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या जरूरी है? ये दोनों फोर्स आपस में बराबर आ जाएं, ये जरूरी है ना। तो इनको बराबर करके आप वो कंडीशन या वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो जब ये सिस्टम या ये तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। देखो ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो ये फॉर्मूला लिखो k इंटू 4e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है x, तो x स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा चार्जेस के बीच में टोटल डिस्टेंस हमें a बता रखी है, वो लिख देता हूं एक बार, ये टोटल दूरी यहां से यहां तक की a है। ठीक है, अब F2 कितना होगा, ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो इनके बीच की दूरी बताओ कितनी है? ये टोटल दूरी a है, ये वाली दूरी x है, तो ये वाली दूरी कितनी हुई, a माइनस एक्स हुई ना। तो फॉर्मूला लगाओगे k इंटू क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर यानी कि a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों जगह देखो k e और q ये तो हो जाएंगे कैंसिल, k e q ये तो कैंसिल, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसको उधर मल्टीप्लाई करो, 4 बचा ना इधर, ये वाला 4, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, ये एक्स स्क्वायर आ गया, फिर अंडर रूट कर दो दोनों साइड में, तो इधर तो आएगा 2a माइनस एक्स और इधर आएगा x, सॉल्व कर लो, 2a माइनस 2x इक्वल टू x, तो ये आगे आ गया 3x इक्वल टू 2a, यानी कि x इक्वल टू क्या आया, 2a बाई 3 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना है। आया समझ में? जो तीसरा चार्ज है ना, ये वाला चार्ज, ये कितनी दूरी पे हमें रखना पड़ेगा, तो बड़े वाले चार्ज से 2a/3 डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। अच्छा छोटे वाले चार्ज से दूरी पूछ लेता तो a में से 2a/3 माइनस कर दो, ये आ जाएगा a/3 अगर पूछे तो। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आया समझ में?